देसी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। खास कार्यक्रम हमारे सच के साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। सच के साथ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है और इसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इस जहां में मजदूर का नामो निशान नहीं होता तो फिर ना होता हवा महल और ना होता ताजमहल। और इसीलिए हम मजदूरों की बात कर रहे हैं तो हम आज एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, जी राम जी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होगा जिस पर बताएगा आपको कि क्या है वास्तविकता, क्योंकि इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं वो सब खत्म करेंगे आज इस कार्यक्रम में सच के साथ में और सच्चाई से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद लिए चलेंगे सीधे अपने पैनल के पास। भारत के गांव देश की आत्मा है। रोजगार योजनाएं ग्रामीणों को काम तो देती हैं, पर अब बदलती जरूरतों के साथ गांवों को चाहिए नई दिशा, जिससे देश 2047 तक विकसित भारत बन सके। मोदी सरकार का अभूतपूर्व कदम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025, जहां रोजगार की गारंटी बनेगी राष्ट्र निर्माण की गारंटी। अब हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते की गारंटी, भुगतान में देरी होने पर मुआवजे की गारंटी, जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदा से सुरक्षा जैसे निर्माण कार्यों से रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और गांवों में बनेगा टिकाऊ निर्माण। ग्राम सभा बनाएगी विकसित ग्राम पंचायत योजना। तो सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं अपने पैनल के पास। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, हमारे साथ जुड़ रही हैं रोहिणी रामदास भाजी भाकरे, संयुक्त सचिव हैं ग्रामीण विकास विभाग से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से। बहुत स्वागत सच के साथ में आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक कुमार, सरपंच हैं ग्राम पंचायत लगड़वास पीएस किशनगढ़ से, उनका भी बहुत स्वागत सच के साथ में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश चंद्र, पत्रकार हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे इसी के साथ, इन मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है विकसित भारत जी राम जी। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद जी राम जी अब कानून बन गया और इस कानून को लेकर किस तरह की भ्रांतियां हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रोहिणी जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझूंगा कि नए कानून में मजदूरों को अब 125 दिन के काम की गारंटी के साथ ही कई महत्वपूर्ण और भी सुधार किए गए हैं मनरेगा में, और इसको अब जनता के सामने रख दिया गया है। अब ये कानून बन चुका है, क्या कहेंगी सबसे पहले आप दूरदर्शन किसान पर सच के साथ? सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि विकसित भारत जी राम जी यह भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। इसका कारण यह हो सकता है कि अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हमारे जो परिवार है, जो श्रमिक है, जो कुछ भी अनस्किल्ड मैनुअल काम करना चाहते हैं, उनको 100 के दिन पहले जो गारंटी थी वो 100 दिनों की थी, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। और यह गारंटी केवल अधिनियम का हिस्सा नहीं है, इस गारंटी को अमल करने के सारे प्रावधान जो है वो भी किए गए हैं जी। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान बहुत सशक्त किया गया है और एक हफ्ते के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान सीधा श्रमिक के खाते में, उनके बैंक अकाउंट में होगा। अगर उसमें विलंब होता है तो उसमें मुआवजे का भी प्रावधान जो है किया गया है। तो इससे हमारे श्रमिक जो है, जो ग्रामीण इलाकों में बसते हैं, उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो इस अधिनियम में है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जिस तरह से वो बता रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हम चलते हैं सरपंच जी के पास। सरपंच जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे भी समझेंगे। सरपंच जी, ये बताइए कि जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही थी जब ये बिल बन रहा था, जब ये पारित किया जा रहा था, जब ये रखा गया था पटल पर, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मनरेगा ठीक है, लेकिन इसको लाने की क्या आवश्यकता है, आप क्या देखते हैं? इसको लाने की आवश्यकता है, ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम सभा के बीच में
सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा करके उसके बीच में जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, पक्के निर्माण को लेके हो, वो सारे ग्राम सभा में लिए जाएंगे। जैसे कि पहले था उससे भी अच्छा बेहतर करके ये सारी चीज़ों को ग्राम सभा में लेके और पंचायत के द्वारा ही इसको कार्य स्टार्ट करके और ऊपर लेवल तक पहुंचेगा। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ इसमें अशोक जी, इससे पहले जिस तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अब जो संचालन करेगा, जो प्लान करेगा, वो सब सरपंच करेगा, वो ग्राम पंचायत करेगी। इसको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। और फिर अशोक जी आपके बिल्कुल सही बात है भाई साहब, मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। इसको जो भी प्लान करेंगे वो नीचे बिल्कुल स्तर पे ग्राम पंचायत लेवल से ही जो काम है वो प्लान होगा और वही प्लान ऊपर लेवल तक जाएगा। ये सारी भ्रांता फैलाई जा रही है, ग्राम पंचायत लेवल पे जो इस प्लान को फीड करेंगे वही ऊपर तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंच, सरपंच और गाँव के जो मुखिया लोग, गाँव के जो जनसंख्या के आधार पे जो ग्राम सभा होती है उसमें लेके ही इस काम को किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बड़ी बात है कि अब जो प्लान करेगा वो हमारा सरपंच करेगा, ग्राम पंचायत करेगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये बड़े बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसको समझने के लिए हमारे साथ अविनाश जी भी हैं। अविनाश जी आपके पास भी आएंगे और आपको भी ये समझाने की आवश्यकता यहाँ महसूस हम कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि सरकार के अनुसार इस अधिनियम की मूल आत्मा क्या है और इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं। धन्यवाद, आपका प्रश्न काफ़ी मौजू है। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पिछले 2 दशकों में 20 साल हो गए मनरेगा कानून के जी, और इस 20 सालों के दौरान दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है और हमारे गांव भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। लेकिन जो हमारा पैटर्न था काम करने का वो वही पुराना गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने का था। इसमें कुछ हम प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे थे और इसमें बदलाव की ज़रूरत काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी और ये उम्मीद थी कि इसमें ज़रूर जल्द से जल्द कुछ बदलाव होगा। और जो नए प्रावधान किए गए हैं इस वीबी जी राम जी स्कीम में, मिशन में, उनमें काफ़ी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बदली जाएंगी। जैसे सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पहले जो व्यवस्था थी वो डिमांड बेस्ड थी। अगर आपके पास रोज़गार नहीं है और आप कांटेक्ट करते हैं सरपंच से और या फिर जो भी जो चैनल है उसके थ्रू, तो आपको काम देने की व्यवस्था की जाती थी। अभी जो ये है ये सप्लाई बेस्ड है। सप्लाई बेस्ड मतलब कि जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है इस कानून के तहत कि इसके साथ हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों को भी हम जोड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है हमारे उस गांव के विकास को लेकर और उसे मुख्य धारा से शहरों के साथ जोड़कर उनके विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें तो मुझे ऐसा जो अभी तक मैंने इस कानून और उसके जो ड्राफ्ट को पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से जब सप्लाई बेस्ड होगा तो मुझे लगता है कि साल भर के जितने भी काम होने हैं उसका एक खाका पहले से या फिर बजट एक पहले से तय हो जाएगा और फिर सरपंच को ये आज़ादी होगी कि उस योजना और उस बजट के आधार पर और वो क्या अपने गांव में ऐसी कौन सी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे कि क्या वो गोदाम बनाना चाहते हैं अपने गांव में, जहाँ पे कि जैसा हम सभी को पता है कि किसानों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो उनके फसल है वो मौसम की मार झेलती हैं और कभी बारिश, कभी आंधी तूफान, सब में उनके फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो अगर उनको गोदाम बन जाता है और वहाँ रखने की व्यवस्था हो जाती है तो उन्हें अपने फसल की कीमत पाने में आसानी होती है। इसी तरीके से अगर जैसे स्कूल बनाने की ज़रूरत है उनके गांव में, सरपंच जी को ऐसा लगता है और बजट है तो उसके हिसाब से वो कुछ स्कूल हो, खेल का मैदान हो, नालियां हो, सड़कें हो, तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी गांव में जरूरत होती है अविनाश जी, अब वो लोगों को मिल पाएगा। इसके जरिए ये बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि आप देखिए गांव में जब हम जाया करते थे और ये मनरेगा के तहत जो काम होते थे उनमें हम अक्सर ये देखते थे कि उसमें अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे और उनसे ज़्यादातर गड्ढे खुदवाने, मिट्टी फेंकवाने, कहीं मेड़ बनाने, कहीं तालाब खुदवाने जैसे काम होते थे, जो कि एक मौसम तक
ही उसका उपयोग हो पाता था। अगले मौसम तक वो फिर से वो सड़क, कच्ची सड़क टूट जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, तो उसमें कुछ प्रोडक्टिव कुछ ऐसा नहीं आता था, दोबारा फिर उसी काम को करना होता था। अभी अगर पक्की सड़क बनेगी, अभी अगर स्कूल बनता है या स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे उसका, और उस पूरे गांव को उसका फायदा होगा, ना कि सिर्फ उस श्रमिक को। पहले जो रोजगार की ये योजना थी वो श्रमिक को ध्यान में रखते हुए उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। अभी की ये जो योजना है वो ये है कि आप रोजगार तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव ऐसा कर रहे हैं कि जिसका इस्तेमाल आपको आगे करके और उससे फायदा उठाने का आपको मौका मिलेगा, श्रमिक को भी और उस गांव में और उस गांव अविनाश जी ये कह सकते हैं कि अब सिर्फ लोगों को न सिर्फ मजदूरी मिलेगी, बल्कि राष्ट्र निर्माण की तरफ जिस तरह से हमें बढ़ना चाहिए उसको लेकर जी राम जी एक बड़ा कानून बनकर हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशन के ठीक है, अविनाश जी आऊंगा आपके पास। रोहिणी जी भी हमारे साथ हैं, मंत्रालय से हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये बेहतर तरीके से हमें समझाएंगे इसकी परिभाषा। क्या इस अधिनियम को भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ते हुए देख रहा है और इसके संबंध में ही इसका रोड मैप तैयार किया गया है? रोहिणी जी। बिल्कुल हैदर जी, जब विकसित भारत, अगर आप अधिनियम का नाम ही देखेंगे तो वो शुरू ही होता है विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका। मतलब हमारा लक्ष्य तय है, हमें विकसित भारत की ओर जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत की ओर अगर हमें जाना है तो हमारे गांव पहले विकसित होने पड़ेंगे, और अगर हमारे गांवों को विकसित बनाना है तो उसके साथ रोजगार के तमाम अवसर क्रिएट होंगे, और उन अवसरों को केवल किसी के डिस्क्रिप्शन पर नहीं छोड़ना है, उसकी गारंटी देनी है हमारे श्रमिकों को कि 125 दिन की रोजगार की गारंटी उन्हें मिल रही है, और उसके साथ केवल अनस्किल्ड मैनुअल रोजगार देकर हमारे श्रमिकों को हम उसी में क्यों रोके? क्योंकि रोजगार तो एक बात हो गई, परंतु उसके भी आगे जाकर जब आजीविका की बात आती है, जिसपे हमें कंटिन्यूअसली उस रूरल हाउसहोल्ड की, उस ग्रामीण परिवार की आय बढ़े, इसलिए आजीविका के कई अवसर जो है वो भी इस अधिनियम में शामिल है। ये कैसे शामिल है? तो अगर आप कामों के जो प्रकार है, इसमें जो टाइप्स है वो अगर देखेंगे तो आप सबसे पहला टाइप देखेंगे वो है जल संधारण के काम। जल है तो कल है। पानी के संधारण के काम हमारे गांव में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा किसान भी हमारे गांव में बसता है। तो पानी के संधारण के काम एक पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी अगर आप देखें तो वह है ग्रामीण अवसंरचना, जिसकी आपने कई बार जिक्र किया है हैदर जी, कि एक गांव को विकसित गांव बनाने के लिए जिन 25 चीजों की, 25 तो एक इंडिकेटिव नंबर है, एक गांव को विकसित गांव बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको अगर आप देखें कि एक पक्की सड़क हो। पक्की सड़क केवल गांव को तालुका प्लेस में जोड़ने वाली नहीं, परंतु गांव को हमारे खेत खलिहानों तक जोड़ने वाली भी सड़कें चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान है उनको अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, धान जो होता है, वो मार्केट तक भी पहुंचाना होता है। तो ये सारी सड़कें हो गई, स्कूल की बिल्डिंग हो गई, कॉमन सर्विस सेंटर हो गया, अस्पताल हो गया, जितनी अवसंरचना की, ग्रामीण अवसंरचना की जितने काम होंगे वो कैटेगरी 2 में होंगे। कैटेगरी 3 अगर आप देखें वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी है, जिसमें कहा है कि आजीविका मूलक गतिविधियों के लिए भी काम होंगे। आजीविका मूलक गतिविधियां क्या है? आपको पता है हमारी दीदियां, हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां हैं, वो लखपति दीदियां बन चुकी है और वो करोड़पति दीदियां बनने पर अग्रसर है। उनको बड़े उद्यम करने की अब उनमें हुनर है। वो उद्यम करने के लिए उनको तालुका या जिला स्तर पर जाने की जरूरत क्यों पड़े? अगर उन्हीं के गांव में अगर उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक वर्कशॉप मिल जाता है तो वो वहीं पर हम अपने उद्यम कर सकती है। अगर हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, FPOs होते हैं, वो भी अगर कुछ काम करना चाहेंगे कि जिसमें उनको एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करना है, उसके लिए शेड चाहिए, या फिर और भी कुछ फूड प्रोसेसिंग का या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग के काम करने हैं, तो वो भी काम जो है आजीविका मूलक गतिविधियों में किए जा सकते हैं। धान भंडारण के स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। और चौथा जो है, आप सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ सालों में पूरे दुनिया में ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम कहते हैं, वो काफी बढ़ रही है। हमारे भी देश में 1, 2, 3 राज्यों में अभी ज्यादा अतिवृष्टि के कारण कई प्रॉब्लम्स हुए। तो हमने उसमें चौथी कैटेगरी ये रखी है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी गांवों को जो है जो भी चाहिए, रिटेनिंग वॉल्स चाहिए या फ्लड डाइवर्जन चैनल्स चाहिए, वो भी हम वीबी जी राम जी के अंदर बना सकेंगे, ताकि हमारे गाँव रेजिलियंट हो, लचीले हो, कि इस टाइप की अगर आपदा ना आए, परंतु आती है तो भी वो उसके लिए
तैयार हो। लखपति दीदियों का जिक्र आपने किया, प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र आपने किया, इसमें जो मूल चीज़ें हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे जिन अवसंरचना की बात हम कर रहे हैं उसका जिक्र आपने किया, मैं युवाओं का भी जिक्र करूंगा, उनके लिए क्या इसमें है प्राविधान? मैं ज़रूर आपके प्रीवियस प्रश्न के साथ इसे जोड़ना चाहूँगी कि विकसित भारत की जब बात की गई तो महिला, युवा, हमारे अन्नदाता, इनकी बात उसमें हुई। तो वीबी जीराम जी में भी अगर आप देखें तो 18 साल से ऊपर जो भी ग्रामीण परिवार में इस योजना के अंतर्गत काम करना चाहता है उसके लिए ये 125 दिन की गारंटी उस परिवार के लिए है। तो हमारे युवा, हम तो चाहते हैं कि युवाओं को कई सारे मौके मिले जिससे कि वो और भी अच्छा काम कर सके, परंतु अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो इस योजना में भी काम कर सकते हैं। आजीविका मूलक गतिविधियों के माध्यम से वो और भी सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप जिसे बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो भी कर सकते हैं। और इसमें महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल प्रावधान है जिनका बिल्कुल मैं 1 मिनट लूंगी और उसमें सारे प्रावधान को बताना चाहूंगी। बताइए, हमारा देश के जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, महिलाओं के लिए इस अधिनियम में प्रावधान ये है कि कम से कम 1/3 जो हमारे बेनिफिशरीज होंगे, वर्कर्स होंगे, वो महिलाएं होनी चाहिए। तो 1/3 तो बिल्कुल एक रिजर्वेशन की तरह इसमें रखा गया है कि कम से कम 33% जो है महिलाएं हों, और केवल श्रमिक के नाते महिलाएं हों यह नहीं कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है, जो एक बड़ी डिसीजन मेकिंग बड़ी बॉडी होती है, उसमें भी कहा गया है कि महिलाओं की जो सहभागिता है वो सुनिश्चित किए जाए। इसका मतलब यह है कि महिलाएं केवल श्रमिक नहीं है, डिसीजन मेकिंग जहां पर निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है राज्य लेवल पर, उस गारंटी काउंसिल में भी महिलाओं को जो है उनकी सहभागिता निश्चित की गई है। और कई ऐसे प्रावधान है जिससे महिलाओं को इसमें काम करने के लिए सहूलियत होगी। जैसे कि हमारी माताएं बहनें जब वीबी जीराम जी के काम में जाएंगी और अगर उनके छोटे बच्चे उनके साथ अगर अकम्पनी करते जाते हैं तो ये बताया गया है कि 5 से ज़्यादा बच्चे अगर हैं वहाँ पर तो उनके लिए पालना घर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारी जो महिला श्रमिक है वो बिना किसी मेंटल प्रेशर के कि मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं, ये बिल्कुल ये प्रेशर में ना रहते हुए अपना काम सही ढंग से कर सके, ये भी है। और स्पेशल एसओआर कहते हैं उसे, शेड्यूल ऑफ रेट्स पे स्पेशल एसओआर बनाया जाएगा महिलाओं के लिए, जिससे कि उनको समुचित जो है रोजगार मिले। कि ऐसा नहीं है कि एक महिला और पुरुष की काम करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, अकॉर्डिंगली जो है उनको समुचित रोजगार उसमें मिले, इसके लिए भी स्पेशल एसओआर का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। महिलाओं को लेकर आपने बहुत सारी जानकारियां इसमें दी, और भी जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन और भी मेहमान हैं उनके पास आते हैं, क्योंकि आप एक खुद महिला हैं तो बड़ी मिसाल है उसके लिए, और इसीलिए हम महिलाओं पे फिर से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे। अशोक जी, आप सरपंच हैं और इसलिए आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मनरेगा और जीराम जी, विकसित भारत जीराम जी में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? इससे पहले क्या मनरेगा को लेकर जिस तरह की चर्चाएं अलग अलग तरीके से आ रही हैं कि मनरेगा में बहुत सारी भ्रांतियां थीं, जो भ्रांतियां अब जीराम जी में फैलाने की कोशिश की जा रही है, आप कैसे देखते हैं सरपंच होने के नाते, क्योंकि आप गाँव को संभालते हैं और गाँव से ही शुरुआत इस योजना की है, मुझे तो ये लगता है शुरुआत इस एक्ट की है, मुझे ये महसूस हो रहा है। जी, बहुत अच्छा बोला आपने। जो वीबी जी राम जी है इसमें और मनरेगा में बहुत अंतर आया है। अभी हमारे साथ ये तो रोजगार पे बात करते थे, अभी हमारा जो ये बनाया है जी राम जी, इसमें आजीविका पे भी बात होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं, मैं इसको अच्छा समझता हूँ। वो तो रोजगार पे बात करते थे, इसमें आजीविका के ऊपर भी लेके आए हैं। तो ये सबसे बड़ी योजना है कि उनके बारे में भी विचार कर रही है सरकार कि इनको कैसे रोजगार दिया जाए। और इसमें एक बहुत अच्छा भी प्रावधान निकाला है कि 15 दिन के अंदर किसी को रोजगार नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और उसके साथ हमारे पहले जो मनरेगा में काम होता था, खेल मैदान का होता था, शौचालय का होता था, या फिर छोटे मोटे जो और काम होते थे उन्हीं को करते थे, जैसे किचन शेड हो गया। अब जो हमारे जो उसकी भी कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो काम क्या मुआवजा दिया जाएगा, उसको पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी मेरे से पहले मैडम ने अभी बताया कि बिल्कुल उसमें प्रावधान है कि आप उसमें डाल सकते हैं कि प्रावधान में बता सकते हैं कि हमारे को इसका पैसा नहीं लगा, उसकी आपकी सुनवाई होगी कि हमारे को रोजगार भत्ता देना था।
और आपने हमारे को उसके ऊपर मुआवजा ले सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके बाद जो अभी आया है, जो अब आप बता रहे हैं, इसके बारे में पहले हमारे हॉस्पिटल, जैसे स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, पीएचसी है गाँव के अंदर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये पहले इसमें हमारे मनरेगा में नहीं था। आप बात करें तो शिक्षा के ऊपर, शिक्षा में आप स्कूल का भवन बना सकते हैं, कंप्यूटर रूम बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं। जैसे पहले हमारे आंगनबाड़ी थी, अब एक आंगनबाड़ी को आप प्ले स्कूल के रूप में आप देख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और जैसे अब इतनी अच्छी योजना लेके आए हैं कि जैसे गांव में कोई रोड बनेगा, रोड के साथ पहले हमारा कोई जीपीएस लाइन डलनी है, या कोई इंटरनेट की लाइन डलनी है, या कोई फॉरेस्ट के हिसाब से जा रही है, कोई सीवर लाइन डलनी है, प्रॉपर तरीके से पहले ही पूरा मैप तैयार होके और वो काम होगा। ऐसे नहीं कि आज जैसे जल जीवन मिशन जारी है तो उसमें रोड उखाड़ दिया, बना दिया, ये प्रॉपर तरीके से पूरे लेके चलेंगे। उस रोड मैप का सूत्रधार हमारा सरपंच होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में स्वागत है आपका। और देखिए, तमाम जो लोग हैं पैनल में हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए मैं आपसे अविनाश जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझूंगा कि क्या सरकार मानती है कि ये कानून गांव से शहर पलायन को वास्तव में रोक पाएगी? क्योंकि तमाम चीजें इसमें हैं। अगर ये सारी सुविधाएं गांव में मिलने लगेंगी तो फिर पलायन क्यों होगा? बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि इस कानून पर चर्चा के दौरान भी हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया था, और इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे इसे विकसित भारत की जो एक संकल्पना है, परिकल्पना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, बिल्कुल, तो उस खांचे में किस तरीके से हमारे देश के गांव होंगे, किस तरीके से हमारे ग्रामीण होंगे, और किस तरीके से हमारे गांव के युवा होंगे, उसे इस योजना से जोड़ने और उनको उस तरीके से विकसित करने की का एक रोड मैप इसमें तैयार करने की कोशिश की गई है। ये जब अप्रैल के बाद से जब ज़मीनी तौर पे ये चीज़ें लागू होंगी तो हमें देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें पेपर पे हैं वो ग्राउंड पे कैसे आ रही हैं। लेकिन अगर हम अभी जो कानून बना हुआ है उसे गो थ्रू करते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि इसमें सारी चीज़ों को लेके बड़े तरीके से एक प्लान्ड वे में इसे करने की कोशिश की गई है। तो मैं मानता हूँ कि इस वीबी जी राम जी के तहत जो युवाओं के लिए और ग्रामीणों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रावधान हैं। और एक और जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें जो लेबर हैं उनकी स्किलिंग पे भी काफ़ी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है।
कही गई है का मतलब ये है कि जैसे आप मैडम और उसके बारे में आगे बताएंगी, जो जॉब कार्ड पहले मनरेगा के लिए बनते थे, अब इसे रोज़गार गारंटी कार्ड बनाने की, एक नए कार्ड बनाने की बात की जा रही है। उसके तहत जो लोग काम चाहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपने जो भी जो बिल्कुल उसकी क्या प्रक्रिया होगी, जो नज़दीकी केंद्र है वहाँ पे जाके उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसमें उन्हें अपने जैसे मान लीजिए कि युवा है, कोई नया 18 साल से अधिक का युवा है और वो पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहा है जॉब के लिए, तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी कि वो पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उस तरीके की किसी ऐसी स्कीम जो ऑनगोइंग होगी उसमें उसको डाला जा सकता है, या फिर उसकी स्किल को और बढ़ा के किसी और काम में लगाया जा सकता है, ताकि वो सिर्फ एक मज़दूर ना रह जाए, सिर्फ वो गारा उठाने या मिट्टी खोदने या दीवार की चिनाई करने तक ही सीमित ना रहे। अगर उसकी ज़रूरत और उसका इंटरेस्ट और उसकी स्किलिंग ऐसी है कि कहीं अगर जैसे फाइबर ग्लास कहीं वो बिछ रहे हैं, तो क्या उसमें उसका कुछ योगदान हो सकता है स्थानीय स्तर पे, क्या उस कार्य से उसको जोड़ा जा सकता है, या फिर बाहर से एक्सपर्ट जो श्रमिक हैं उन्हें ही बुलाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अविनाश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। रोहिणी जी के पास वापस आएंगे। और रोहिणी जी, जिस तरह से जी राम जी का जिक्र हम करते हैं तो वहाँ आस्थापूर्ण तो लगता ही है, साथ ही साथ जिस तरह की नीति और नियत के साथ ये बिल पारित हुआ और अब कानून बन गया, तो आप उसको लेकर बताइए कि कार्ड को लेकर जो कहा जा रहा है, जिस तरह की भ्रांतियां हैं कि कार्ड मनरेगा का अब चलेगा कि नहीं चलेगा, आपका नया कार्ड होगा, किस तरह की प्रक्रिया होगी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, यह समझना होगा कि पिछले 20 साल से मनरेगा कानून जो है वो लागू था, और पिछले 20 साल में लोगों के पास जॉब कार्ड नामक एक चीज़ थी जिसके अंतर्गत जो है उनको रोज़गार मिलता था। अब 20 साल के बाद बदली हुई परिस्थितियों को लेके बहुत ही बेहतर तरीके का कानून हमारे देश को, हमारे ग्रामीण लोगों को चाहिए था, और इसी डिमांड को देखते हुए यह नया कानून आया है। यह इसलिए आया है क्योंकि 20 साल में जो परिस्थितियां बदली है उन परिस्थितियों के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ेगा, और इसीलिए यह कानून आया है। तो परंतु इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब ऐसा ट्रांजिशन होता है कि 20 साल से चलती आ रही कोई चीज़ जब बदल कर नए सिरे से बेहतर ढंग से जब इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो उस ट्रांजिशन पीरियड में एज पॉलिसी मेकर्स हमारा यह दायित्व है कि जो एंड यूज़र है हमारा, जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू, मतलब जो अंत्योदय की जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं, तो जो सबसे पिछड़ा जो व्यक्ति है उसको ऐसे ट्रांजिशन में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, इस पर हमारा अभी फोकस है। तो उसके चलते हम यह प्लान कर रहे हैं कि अभी के इस ट्रांजिशन पीरियड में जो अभी एमजी नरेगा से लेकर के वीबी जीराम जी तक का जो ट्रांजिशन होगा, उसमें नरेगा में बने हुए जो जॉब कार्ड्स हैं जिनका सत्यापन हो चुका है कि आधार कार्ड के साथ जो जुड़े हुए जॉब कार्ड्स हैं उनका जिनका सत्यापन हो चुका है, वो जॉब कार्ड्स वैसे की वैसे जो है वीबी जीराम जी में भी काम करने के लिए वो जॉब कार्ड्स चलेंगे फॉर सम टाइम, मतलब और कुछ दिनों तक, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जब वीबी जीराम जी में जो हम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड की बात की है, वह कार्ड्स कैसे होंगे, स्मार्ट कार्ड्स होंगे या कैसे होंगे, उसके ऊपर जो हमारी गाइडलाइंस है वो बन रही है। जैसे ही वो गाइडलाइंस बनती है वो कार्ड्स भी बनवाए जाएंगे, वो राज्यों की जिम्मेदारी होगी, और राज्यों को इसके बारे में जो गाइडेंस है वो एक्ट में ही उपलब्ध है, जो अधिनियम में ही दिया गया है। परंतु तब तक हमारे श्रमिक भाई बहनों को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसीलिए अभी जो नरेगा के जॉब कार्ड्स है वो कुछ दिनों तक वीबी जीराम जी में भी वैलिड रहेंगे। ठीक है, वो कार्ड वैलिड रहेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, क्योंकि मनरेगा का जिक्र हम कर रहे हैं, मनरेगा के बाद अब जिस तरह से जीराम जी का चर्चा लगातार जारी है, मनरेगा की सबसे बड़ी जो कमियां थी वो आपको रोहिणी जी मैं बताता हूँ। काम की गुणवत्ता, भुगतान में देरी, फर्जी जॉब कार्ड, इस अधिनियम में उसको कैसे दूर किया गया? बिल्कुल, आपने कुछ कमियां बहुत ही सटीक तरीके से अभी यहाँ पर बताई हैदर जी, और भी कुछ कमियां है जो मैं इन द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन में बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो श्रमिक काम करना चाह रहा है उसको जॉब कार्ड उपलब्ध हो, और वो उसी का जॉब कार्ड है या नहीं इसकी जो है
इसका सत्यापन हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आधार के साथ उसे जोड़ना। और आपने देखा होगा मनरेगा में कोई भी न्यूज़पेपर अगर खोलकर आप देखते हैं तो आपको कई बार ये न्यूज़ आइटम्स भी दिखते थे कि फर्जी मस्टर रोल बनाया, या फिर घोष जॉब कार्ड्स की व्यक्ति ही नहीं है बट उसके नाम का जॉब कार्ड जो है वो है, या फिर वह व्यक्ति ऑलरेडी मतलब कहीं और माइग्रेट हो चुका है परंतु फिर भी उसका जॉब कार्ड जो है चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी जो अब इसलिए नहीं होगी क्योंकि पूर्णतः उसे आधार के साथ लिंक करके सत्यापित करके ही उन जॉब कार्ड्स को दिया जाएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से है श्रमिकों का जो है अटेंडेंस जिसे कहते हैं हम, उसे सत्यापित किया जाएगा। तो कामों का जो है, जो एसेट्स बनेंगे, जैसे कि आपने कहा कि रोड बन रहा है या फिर जैसे सरपंच जी ने कहा कि लाइब्रेरी बन रही है, तो उसका जियो टैगिंग होगा। जैसे कि यह लाइब्रेरी कौन से स्थान पर बनी है, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हमें पता होंगे। बनने से पहले एक बार उसे जियो टैग किया जाएगा, जब वो बन रही है तब भी उसका जियो टैगिंग होगा, और जब वो पूर्ण हो जाएगी तब भी उसका जियो टैगिंग होगा। और यह सारी बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में सबको देखने के लिए उपलब्ध तो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ ये सारी चीजें होंगी। और ये रोहिणी जी बता रही हैं, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रही हैं और बता रही हैं कि जो भ्रांतियां थी वो अब यहाँ तो कहीं नजर नहीं आएंगी, बल्कि जो कमियां थी उन कमियों को भी दूर कर लिया गया है। इसलिए सरपंच जी जो है हमारे साथ अशोक जी बने हुए हैं। अशोक जी आपके पास आऊंगा। जो कमियां मनरेगा में थी अब वो जीराम जी में नजर नहीं आएंगी। कैसा महसूस करते हैं, कैसे गाँव की जनता इसको महसूस कर रही है? बिल्कुल कमियां नजर नहीं आएंगी। विकसित भारत को लेके जो काम चलाया है इसको लेके कोई कमी नज़र नहीं आएगी। कमियां तो पहले भी नज़र नहीं आती थी, जैसे मैम ने बताया कि अब इतना अच्छा हो गया कि सारे जितने भी मनरेगा में ये कमियां नहीं थी क्या जो मैंने कमियां गिनाई? नहीं, जॉब कार्ड की दिक्कत, एक्चुअल में ये देरी से भुगतान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जैसे बताया आधार से जॉब कार्ड को लिंक कर दिया, उनकी KYC कर दी, ऑनलाइन उनकी अटेंडेंस कर दी। अशोक जी हम मनरेगा की बात कर रहे हैं, मनरेगा में तो ये कमियां महसूस होती थी ना, वो पहले शिकायतें आती थी। मनरेगा में कोई कमियां महसूस हुई तो कोई जाने अनजाने में कोई मैट आ गई, कोई उनको कोई नॉलेज नहीं रहती थी, इस वजह से कोई कमियां नजर आ गई। नहीं, पहले भी मनरेगा में सरपंचों की तरफ से कोई कमियां महसूस नहीं होती थी। सरपंच नहीं कह रहे हम, जी सरपंच नहीं कह रहे हैं, हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं। पॉलिसी में कोई मनरेगा की पूरी योजना की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। कोई छोटी मोटी कमियां मैट के द्वारा हो जाती थी, अटेंडेंस में होती थी, मैं मानता हूँ कोई छोटी मोटी। बाकी उसको सुधार के लिए अब जी राम जी लेके आए हैं, ये बहुत अच्छी है। KYC होगी, आधार कार्ड से लिंक होगी। अब इसमें हम सोच भी नहीं सकते कि इसमें कोई कमी होगी। और ये जो हॉस्पिटल वाइज बताई, खेल मैदान का बताया, अपने शिक्षा का बताया, इनको लेके जो पक्के निर्माण का काम लेके आए हैं, मैं उसको बहुत अच्छी करता हूँ। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी किसानों के लिए, गरीब किसान तक, लास्ट छोर तक मजदूर को पैसा मिले। सबसे अच्छी बात सुनने में ये आ रही है कि जो अभी एक्ट लागू हुआ है, 15 दिन काम करता है मजदूर, विद इन 3 से 4 दिन के दौरान में उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। पहले लगभग महीने 2-2, 3-3 महीने पैसे नहीं आते थे। मटेरियल के पैसे थे हमारे पिछले 2-2, 3-3, 4-4 साल से अटके हुए हैं। ये बड़ी समस्या होती है सरपंचों के साथ। जो सरपंच इसी समस्या की बात कर रहे थे जी, बिल्कुल। पहले इसमें कोई शक नहीं, पक्का ये होता था। 3-3, 4-4 साल पैसे सरपंचों के उलझते थे। अब इसमें ये बता रहे हैं कि रोजगार गारंटी योजना में इसमें ये बिल्कुल ये लेके आए हैं कि पैसे बहुत ही जल्द मिलेगा। और हमें विश्वास भी है कि विद 3-4 दिन में तो मजदूरों का पैसा श्रमिकों का आ जाएगा, और जो मटेरियल का पैसा है, सामग्री का, वो भी बहुत जल्द पैसा आ जाएगा। ये आगे कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो क्रांतिकारी बदलाव है ना हमारे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हमारे गांवों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए। ठीक है, हम आएंगे। हमारे साथ अविनाश जी बने हुए हैं। अविनाश चंद्र जी आपके पास आऊंगा। देखिए, विकसित भारत जब 2047 की हम बात करते हैं तो कोई भी कड़ी हो, उसको हर कड़ी को हमें देखना होगा, उसकी मजबूती बहुत जरूरी है। और इसीलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की भी शुरुआत की गई थी। और अब इस तरह से ही विकसित भारत जी राम जी की शुरुआत हुई है। तो कैसे आप इसको महसूस कर रहे हैं? क्या विकसित भारत 2047 की तरफ हम बढ़ रहे हैं? कैसा लगता है? क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं, पत्रकार हैं आप, और वाकई क्या जनता अब ये महसूस कर रही है कि जो कमियां मनरेगा में थी वो जी राम जी में नहीं होंगी? और जनता का इसको लेकर क्या कहना है? आने वाले समय में इसका इंप्लीमेंट होगा, जमीन पर ये उतरेगी ये कानून, लेकिन उससे पहले जनता का क्या कहना है और आपका क्या सोचना है इसमें? देखिए, जो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मनरेगा में हो रही थी और जिससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जी, श्रमिकों को भी और उस कार्य को मॉनिटरिंग कर रहे सरपंच लोगों को भी और बाकी और इस लाइन में जुड़े हुए सभी संस्थागत लोगों को।
तो पहले होता था कि जो श्रमिक हैं उनके अगर उनकी मजदूरी समय पे नहीं मिलती है तो पहले हम तो ये बात कर रहे थे कि भाई उनको अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, लेकिन अगर उनसे काम करा लिया है और उनके पैसे नहीं मिले फिर क्या? इस नए कानून में ये प्रावधान है कि आपका पैसा 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अगर 15 दिनों तक अगर आपकी मजदूरी आपको नहीं मिलती है तो उसे इंटरेस्ट के साथ आपको दिया जाएगा। तो इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। एक दूसरी बात ये कि जिस तरीके से इसमें ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, सड़कें पक्की सड़क बनाएंगे। अब पक्की सड़क अगर खेतों से होके गुजरती है तो कितना अच्छा होगा कि अगर किसान जिसका उत्पादन है उसके खेत में पड़ा हुआ है, उसके खेत के पास से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, अगर जो व्यापारी है वो उसके खेत के पास से आके खरीद सके उसे, या फिर किसान खुद अपने उत्पाद को नज़दीकी मंडी तक ले जा सके, आसानी से ले जा सके, तो ये विकसित भारत की जो परिकल्पना है, संकल्पना है, उसी के तहत ही है। बिल्कुल, जब तक हमारा किसान, जब तक हमारा ग्रामीण और जब तक हमारा युवा सशक्त नहीं होगा, जब तक उसे रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, या जब तक उसकी आजीविका, जिस आजीविका के क्षेत्र में वो है, उसके रास्ते में जो अड़चने हैं अगर उसे दूर नहीं किया जाएगा तो देश कैसे विकसित होगा। तो और इस वीबी जी राम जी जो स्कीम है, जो मिशन है, इसे मैं सरकार के पिछले कई सालों से जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं किसानों को बढ़ावा देने के लिए, मधुमक्खी पालन हो गया या फिर जो ये तमाम योजनाएं हैं, चाहे एफपीओ की बात करें, चाहे मधुमक्खी पालन की बात करें, चाहे डेयरी की बात करें, तमाम चीजों से हमारे किसानों को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। उसे जोड़ते हुए उसी सेम उस पे पैटर्न पे इसे भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो जिस तरीके से इसका खाका तय किया गया है इस कानून में, मुझे लगता है कि अगर उसे हुबहू उतारा जा सका जमीन पे तो ये बहुत फायदे में होगा और सबके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित होगा, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे गांवों के लिए, हमारे किसानों के लिए। रोहिणी जी, वापस आपके पास आऊंगा। रोहिणी रामदास हमारे साथ लगातार बनी हुई है स्टूडियो में, उनके पास मैं आऊंगा। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कानूनी रूप से सुनिश्चित कोई बजट, वार्षिक बजट तय किया है क्या? जी, इस अधिनियम में जो कैबिनेट अप्रूवल है वो 1,51,000 करोड़ की एक बृहत धनराशि जो है वो इसके लिए आउटले, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल आउटले, वह अभी के लिए तय किया गया है 25-26 इस वर्ष के लिए, जिसमें राज्यों की भी सहभागिता होगी। जैसे कि आपको पता है कि जब सहभागिता होती है, वित्तीय सहभागिता होती है, तो जवाबदेही बढ़ जाती है, ओनरशिप बढ़ जाती है, और उस वजह से जो है योजना का कार्यान्वयन जो है वो और भी पारदर्शी और अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से किया जा सकता है। इसलिए 1,51,282 करोड़ इतना बृहत एक फाइनेंशियल आउटले इस स्कीम का है अंडर दिस एक्ट। और यह जो बड़ी राशि है वह अगर हमारे ग्रामीण इलाकों को विकसित ग्राम पंचायत बनाने में अगर लगाई जाती है एक साल में, तो आप बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ने में ग्रामीण इलाकों को एक बहुत ही वाइब्रेंट और अच्छे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने में यह बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो सफलता की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और जिस विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं 2047 को लेकर, जिस तरह से अविनाश जी ने भी बताया, रोहिणी जी भी लगातार बता रहे हैं, और सरपंच जी भी हमारे साथ अशोक जी बने हुए हैं। अशोक जी, आपके पास आऊंगा। क्या ये जो कानून है ये पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बेहतर साबित होने की पूरी तरफ हम देख रहे हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। ये जैसे हमारे ग्राम पंचायतों में एसएफसी के, एफएफसी के जो फंड आता है, उसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है नरेगा के माध्यम से। हम जो ये वीबी जी राम जी आया है, इसके माध्यम से हम हमारी पंचायतों में लाखों करोड़ों में पैसे खर्च कर सकते हैं। एसएफसी की और एसएफसी के जो हमारे पैसे आते हैं राज्य वित्त आयोग के, केंद्रीय वित्त आयोग के, ये तो एक जनसंख्या के आधार पे आते हैं। बाकी जो हमारा जो ये नरेगा का जो पैसा है, मनरेगा का पैसा आता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। हम चाहे एक ग्राम पंचायत में कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, वो एक सरपंच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भाई साहब ने, हमारे पत्रकार जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी अभी, कि जो हमारी ढाणियों को जो रास्ता जाता है, जो हमारे जिनके खेत लगे हुए हैं, जिनके संसाधन नहीं है अपने खेत में से वो अपना अनाज लेके आ सके, या व्यापारी उनके खेत तक पहुंच सके, उसके लिए ढाणियों में रास्ता जा रहा है, उसके आप पैसे ऊपर खर्च कर सकते हैं। उनमें जो है हमारा
सड़क बनती है उसके ऊपर हमारे 60-40 का डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रेशियो होता है, 40 सामग्री का होता है, तो उस पैसे को हम खर्च कर सकते हैं और कई करोड़ों में खर्च कर सकते हैं। मैं अपने अलवर राजस्थान की बात करता हूं तो मेरे बहुत से ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मनरेगा के माध्यम से बहुत अच्छे हमारे किथूर पंचायत के एक बलवंत सरपंच है, मैं मानता हूं उनकी जो ग्राम पंचायत में 5-10 रोड जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में गांव थे, हर ग्राम को एक को पूरा ढाणी तक खेत तक पहुंचाया। ऐसे बहुत उदाहरण है जो स्वास्थ्य को लेके, स्कूल को लेके, एक बिल्डिंग बनाते हैं हम, शौचालय को लेके, आंगनबाड़ी को लेके बहुत अपार पैसे खर्च कर सकते हैं। तो इसमें ये पक्की बात है कि और करना भी चाहिए। मैं हर सरपंच को ये कहना चाहता हूँ और बताता भी हूँ एक जिला अध्यक्ष के नाते कि आप नरेगा के माध्यम से ज़्यादा पैसे खर्च करो। और अब तो बहुत अच्छा कर दिया कि 3-4 साल में पैसे आते थे, हम आंदोलन करते हैं नरेगा के हमारे पैसे नहीं आते थे, और अब हमें गारंटी रोजगार में एक्ट में ये किया है कि बहुत ही जल्द पैसा आएगा। उम्मीद है पैसा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो नरेगा का जो मजदूरों का पैसा है ये भी विद इन 1 वीक के अंदर आएगा। तो विकसित तो होना ही है, इसमें तय है। बिल्कुल, तो विकसित तो होना ही है। और सरपंच अगर ये मान रहे हैं तो इसका मतलब ये आवाज गांव से लेकर शहरों तक पहुंच रही है और पूरे देश में आवाज गूंज रही है कि अब हमें विकसित होना है और विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ना है। ये चर्चा लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से स्वागत है। और जो चर्चा इस मंच पर लगातार जारी है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर अविनाश जी आपके पास आऊंगा और आपसे ये जानूंगा कि क्या जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उपभोग की हम बात कर रहे हैं, स्थानीय बाजारों पर इसका क्या अनुमान आप देख रहे हैं, क्या फर्क इस पर देख रहे हैं, जरा बताइए। सीधी सी बात है कि अगर किसानों के खेत तक अगर पक्की सड़क हो, वहाँ गाड़ियाँ आ सके, ट्रैक्टर आ सके, ट्रक पहुंच सके वहाँ पे और उनके सामान की ढुलाई आसानी से हो सके, अगर VBG राम जी के तहत गोदाम बनाए जा सके, अगर इस कानून के तहत कुछ इस तरीके से प्रावधान किए जा सके कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, भंडारण का, तो किसानों को सीधा फ़ायदा होगा। अगर आज हम ग्राउंड पे क्या देखते हैं, अगर मैं किसी गांव में रिपोर्टिंग के लिए जाता हूं, जब फसल तैयार होने को होती है या अभी तैयार हुई है, कटाई हुई है और अभी खेत में ही रखा है, उनके पास जगह नहीं है किसानों के पास कि उसका भंडारण कर सके, और मौसम ख़राब होता है, बारिश हो जाती है और कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, तो किसान के पास अपने फसल को बर्बाद होते हुए देखने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर इस वो समय बड़ा दुखद होता है, बहुत और जी बिल्कुल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हमारे जो कृषि उत्पाद हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनयूज रह जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। अगर हम उस बर्बादी को रोक सकें तो ये ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि हमारे देश के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर समय रहते ही किसानों का जो उत्पाद है उसका उचित भंडारण हो सके और आसानी से उसके खेत से मंडी तक आने जाने की सुविधा हो, सामान आसानी से पहुंच सके, तो फिर सीधा किसानों को फ़ायदा होगा। तो अगर हमारे देश का किसान
अगर हमारे देश का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मजदूर और हमारे देश का युवा अगर लाभान्वित होते हैं सरकार की किसी स्कीम से, तो फिर वो देश के विकास में उसका एक अहम योगदान होगा। और मैं इसे और एक और अच्छी बात है इसमें एक प्रावधान है जिसमें एडमिन कॉस्ट को भी बढ़ाया गया है। एडमिन कॉस्ट को 5-6% से बढ़ाकर 9% करने की इसमें योजना बनाई गई है, काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण है। लगभग दुगना कर रहे हैं आप इसमें एडमिन कॉस्ट को। और अक्सर होता था कि जैसे सरपंच हैं, अब उनको अगर जैसे मान लीजिए कि बायोमेट्रिक वो करनी है, अटेंडेंस लगानी है, बिल्कुल, अब उनके पास मशीन नहीं है, या फिर नेटवर्क से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नए सिम लेने हैं, कुछ वाईफाई की ज़रूरत है, या और भी बहुत सारे इसमें काम होते हैं। उसके लिए अब इनके पास अगर पैसा होगा आराम से खर्च करने के लिए, तो मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी जो दिक्कतें आया करती थी पहले, वो उन दिक्कतों को अगर स्थानीय स्तर पर ही अगर दूर किया जा सकेगा, तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की बिल्कुल राह को क्रांतिकारी सशक्त बदलाव करेगा। की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये कह सकते हैं कुल मिलाकर। अविनाश जी, अविनाश जी, मैं आऊँगा आपके पास, रोहिणी जी के वापस आऊँगा मैं आपके पास। रोहिणी जी, जिस तरह से हम डीडी किसान पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि तमाम देश के जो किसान हैं वो डीडी किसान को देखते हैं। इकलौता एक ऐसा चैनल है डीडी किसान जो किसानों के लिए है देश में। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि जी राम जी में किसानों के लिए क्या है, क्या प्राविधान है, ज़रा हमारे किसानों को देश भर के अब बता दीजिए। हैदर जी, ये डीडी किसान चैनल है और मैं खुद एक किसान पुत्री हूँ। इन दोनों लिहाज से मैं ये बताना चाहूँगी हमारे देश के सारे किसानों को कि वीबी जी राम जी यह जो अधिनियम है, इसमें किसानों को बहुत ही एक केंद्र स्थान पर रखकर सोचा हुआ ये एक अधिनियम है श्रमिकों के साथ साथ। यह इसलिए है क्योंकि हमारे ग्रामीण इलाकों में जो हमारे किसान बसते हैं, आप सभी को पता होगा 86% किसान अभी भी लघु और सीमांत है, मतलब हमारे छोटे किसान हैं, जिन्हें हम छोटे किसान कहते हैं, जिनका लैंड होल्डिंग जो होता है, खेत की जो साइज होती है वो काफ़ी कम होती है। इन किसानों को कई बार बुआई कटाई के जो हमारे एग्रीकल्चर पीक सीजन जिसे हम कहते हैं, बुआई कटाई का सीजन, तब यह बार बार यह कंप्लेंट आती है किसानों से कि हमें जो है मजदूर नहीं मिलते बुआई और कटाई के सीजन में। तो कई बार ये होता है कि हमारे किसानों को मजदूर ना मिलने की वजह से लघु और सीमांत किसानों को मशीनों से काम कराना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, महंगा भी पड़ जाता है, क्योंकि लैंड की साइज जो है वो छोटी है। इनके लिए इस वीबी जी राम जी में ये प्रावधान किया गया है कि साल के ऐसे 60 दिन, वो 60 दिन कोई भी 60 दिन हो सकते हैं, वो केंद्र सरकार तय नहीं करेगी, वह राज्य सरकारें तय करेगी कि ऐसे 60 दिन आप आइडेंटिफाई करें कि जिसमें आपके राज्य का बुआई और कटाई का सीजन जनरली होता है। वो भी एक साथ 60 दिन नहीं रहेंगे, आप उसको बैचेस में भी कर सकते हैं, कुल मिलाकर 60 दिन होने चाहिए। इन 60 दिनों में केवल इन 60 दिनों में जो है वीबी जी राम जी के काम कुछ टाइम तक, कुछ ये 60 दिनों तक जो है स्थगित किए जाएंगे, ताकि हमारे किसानों को जो है श्रमिक मिले और उनकी बुआई कटाई के सीजन में उनको मजदूरों की जो है शॉर्टेज ना सहन करना पड़े। इससे यह होगा कि हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि उनको लोकली जो है मजदूर अवेलेबल हो जाएंगे। और 125 दिन की गारंटी तो बिल्कुल है ही, 365 दिनों में से 125 दिन की गारंटी तो आप जब चाहे ले सकते हैं, परंतु हमारे किसान भाई बहनों के लिए वह 60 दिन का एक छोटा सा पॉज जिसे कहते हैं, वह प्रावधान इस एक्ट में है, जिसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां कि तब काम नहीं होंगे, ये एक स्टॉप बटन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केवल एक टेम्पररी पॉज है, वह अपने किसानों के लिए और श्रमिक भाई बहनों के लिए उनके बीच में संतुलन बनाने का एक काम इसमें किया गया है, जिससे एक विन विन हो कि हमारे किसानों को भी मजदूर मिले बुआई कटाई के सीजन में। जिन तमाम भ्रांतियों का जिक्र लगातार है, उस पर आप क्या कहेंगे? और साफ तौर पर चूंकि आप सरकार का पक्ष यहाँ रख रही हैं, तो इसलिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए सुनिश्चित कर दीजिए जरा हमारे देशवासियों। बिल्कुल, तो सबसे पहला तो यह है कि 125 दिन की गारंटी बिल्कुल कानूनी गारंटी है और उसे धरातल पे उतारने के लिए बहुत ही उम्दा फाइनेंशियल, जिसे हम वित्तीय प्रावधान कहते हैं, वह भी किया गया है। तो 125 दिन की गारंटी बिल्कुल आपके पास है। दूसरा यह है कि अगर काम मांगा, 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला, तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान बहुत ही सुदृढ़ किया गया है, तो वह मिलेगा। आपने काम किया और उसका अगर आपको 15 दिन के अंदर मजदूरी आपके खाते में नहीं पहुंची, तो उसमें मुआवजा, जो जिसे डिले कॉम्पेंसेशन कहते हैं, वह भी आपके खाते में चला जाएगा। वह भी आपको एक एक्स्ट्रा पैसा, मतलब एक मुआवजे के तौर पर मिल जाएगा। और
बुआई कटाई के सीजन में जरूर 60 दिन वो राज्य डिसाइड करेगा, जिसमें काम जीराम जी के काम कुछ देर तक स्थगित किए जाएंगे, परंतु आपको 125 दिन की गारंटी बिल्कुल आपकी बरकरार है, वो आप कभी भी जो है उसे ये कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और आप ये कल्पना करके देखिए कि जिस काम में आप अपना जो है पसीना बहा रहे हैं, उस काम से अगर आपका गांव एक विकसित गांव बनने जा रहा है और आपको आपके आने वाली पीढ़ियों को भी आजीविका के कई सारे अवसर उससे मिलने वाले हैं और विकसित भारत की यात्रा में भी अगर हमारे गांव सहभागी होने वाले हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, रोहिणी जी साफ कह रही हैं। और इसलिए सरपंच जी यहाँ हैं अशोक जी, आपके मन में कोई ऐसा सवाल जो सरकार से पूछना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष रोहिणी जी यहाँ रख रही हैं, तो जल्दी से आप मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैम के माध्यम से जो हमारे राजस्थान के अंदर और देश के अंदर मैं कह सकता हूँ, जो सामग्री के जो पैसे हैं जिनमें दो से 3 साल लग रहे हैं, वो पैसे नहीं आ रहे, चुनाव सिर के ऊपर आ रहे हैं। अगर वो पैसे उनके ठेकेदारों के और सरपंचों के माध्यम से मिलते हैं, वो नहीं मिल पाएंगे, तो हमारे सरपंचों को बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया जी और बंशीधर गढ़वाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात मेरे से कही भी थी कि आप जाएं तो ये बात रखें कि हमारे मटेरियल के पैसे कब तक आएंगे और बहुत जल्द आएँ। ठीक है रोहिणी जी, जल्दी से इनका जवाब दे दीजिए। आप सभी को पता है वित्तीय जिसे एक डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, उसके लिए एसएनएस स्पर्श की प्रणाली जो है वह वित्त मंत्रालय ने लागू की है, जिसका यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसा देती है तो आपको पता है सरपंच जी की 75-25 का जो शेयरिंग रेशो मटेरियल में होता था मनरेगा में, तो उसमें राज्य सरकार को भी 25% लगाना पड़ता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 75% होता है। यह दोनों जोड़ के स्पर्श के माध्यम से जो है जल्द से जल्द इन सारे मटेरियल का भुगतान जो है वो बिल्कुल किया जाएगा। और ये प्रणाली थोड़ी सी नई होने की वजह से हमारे थोड़े राजस्थान में ज्यादा डिले चल रहा है, तो एक बार आप ध्यान दें। बिल्कुल। अविनाश जी आपके पास आऊंगा। अविनाश जी, क्योंकि सवाल पत्रकारों के भी होते हैं और आप पत्रकार हैं और आप चूंकि जनता के बीच में रहने वाले पत्रकार हैं, तो आपके मन में सरकार से पूछने वाला कोई सवाल तो जल्दी से रोहिणी जी से आप भी पूछ लीजिए, आपको भी ये मौका मैं देता हूँ। धन्यवाद जी। मेरा एक प्रश्न है जो काफ़ी इस पे राजनीतिक हलकों में भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, और वो ये है कि अब जो नए प्रावधान है उसके तहत 60-40 का रेशियो करा गया है कि 60% जो बजट है वो केंद्र सरकार की तरफ से होगा और 40% जो है वो राज्य सरकार की तरफ से होंगे। हिमालयी और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उसमें 90-10 का है और जो यूटीज़ हैं उसमें 100% है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्या मैडम ये बता पाएंगी कि इससे और अब इसमें कहीं अड़चन आने वाली बात तो नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकारें अपने ऊपर और वित्तीय बोझ की बात कह रही हैं और कहीं ना कहीं इससे जो स्मूथ फंक्शनिंग है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही फंड आता था पहले और उसमें इतने गड़बड़ियाँ डिले होता था, जैसे सरपंच जी ने कहा की परेशानी है, तो जल्दी से जवाब ले लेते हैं रोहिणी जी से, जवाब ले लेते हैं अविनाश जी, क्योंकि मेरे भी मन में यही सवाल तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप दोनों के सवालों के जवाब यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगी। 60-40 यह रेशो की अविनाश जी आपने बात की, उसके बारे में मैं यह बताना चाहूँगी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी टाइप की जो योजनाएं 1960s से हमारे देश में बनी जा रही है, 1960 से लेकर अब तक कई सारी ऐसी योजनाएं बनी, जिसमें कुछ योजनाओं के नाम मैं यहाँ बताना चाहूँगी। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था RLEGP, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना थी, नेशनल फूड फॉर वर्क, सरपंच यहाँ बैठे हैं, हमारे राजस्थान में ही इसका काफ़ी अच्छा कार्यान्वयन भी हुआ था कि अनाज काम के बदले अनाज। तो ऐसी कई सारी योजनाओं में मैं यह हमारे श्रोताओं को भी बताना चाहूँगी कि ऐसी कई सारी योजनाओं में इससे पहले पास्ट में भी, भूतकाल में भी 60-40 या 80-20 या फिर 75-25 यह रेशो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यह हो रहा है। तो ये योजनाओं में यह केंद्र सरकार की ओर से एक प्रपोर्शन, एक राशि और राज्य सरकार की ओर से एक राशि, यह फॉर्मूला बहुत ही इससे पहले भी होता था। दूसरी बात यह है कि कई सारी जिसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहते हैं, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहते हैं, जैसे हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, 25 साल के बहुत ही स्वर्णिम उसका एक सफर रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, या फिर हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, उसका भी काफी अच्छा सफर रहा है। ऐसी कई सारी योजनाओं में 60-40 यह रेशो है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि यह रेशो कुछ नई बात है।
और विकसित भारत की ये जो यात्रा है ये भारत के सारे राज्यों को और सभी को मिलकर तय करने वाली एक यात्रा है। तो इसमें जब राज्य भी एक वित्तीय सहभागिता राज्यों की भी होगी तो जवाबदेही, पारदर्शिता और कार्यान्वयन ये चीजें बहुत बढ़िया। हालांकि समय की पाबंदी है, लेकिन जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। पिछड़े, आदिवासी और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए कुछ अलग प्राविधान इसमें? जैसे कि अविनाश जी ने ही कहा था, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और हमारे हिमालयन स्टेट्स है, इनके लिए 90-10 का रेशो है, तो 60-40 का नहीं होगा। वहां पे 90% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। और प्रावधान यह भी है कि अगर किसी राज्य में किसी नैसर्गिक आपदा की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर कुछ रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है तो वह भी देने का प्रावधान जो है इसमें है। तो उसमें 125 दिन को बढ़ाकर दिन भी बढ़ाए जा सकते हैं या फिर उनको ज्यादा वित्तीय आवंटन भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस चर्चा के बाद कि विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और सच के साथ में, सच्चाई के साथ हमने बताया कि जो भ्रांतियां हैं वो नहीं है बल्कि वो फैलाई जा रही हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि जी राम जी एक बड़ा क्रांतिकारी एक्ट बनकर सामने आएगा और ज़मीन पर उतरने के बाद हमारे किसानों की, हमारे जवानों की, हमारे युवाओं की, हमारे देश की स्थिति को बदलेगा और एक नया अध्याय रचेगा और साथ ही ये विकसित भारत की तरफ हमें लेकर चलेगा। तो आज के इस चर्चा में हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़े, बहुत शुक्रिया अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। हमारे साथ रोहिणी रामदास भाजी भाकरे जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ अविनाश चंद्र जी जुड़े, आप पत्रकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से इस चर्चा को आपने सुना और समझा कि किस तरह से जो एक्ट है, जो कानून है, वो हमारी ज़िंदगियों में बदलाव लाने वाला है और तमाम जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे होंगे कि इसको लेकर जो भ्रांतियां थी वो लगभग अब उनके ध्यान से ख़त्म हो चुकी होंगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।